जय हिंद फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारी इस आज के नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए यदि महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर को भी और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज को भी। ठीक है, साथ में हम लोग करेंट अफेयर्स एडिटोरिया करंट कंसेप्ट को भी देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परफेक्शन आईएएस का करेंट अफेयर्स का वॉल्यूम 7 को। ठीक है, ये 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करके निकाला गया है। इसमें आपको बिहार विशेष, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, सूचकांक, कला और संस्कृति, पुरस्कार और अवार्ड, करेंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स बिहार करेंट अफेयर्स को। इससे पहले इसके वॉल्यूम 6, 5, 4 सभी अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी चर्चा में क्यों है। देखिए, डिस्कॉम द्वारा देश की 55 विद्युत कंपनियों की रेटिंग की गई, जिसमें उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी का 37वां स्थान रहा है। मुख्य बिंदु क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, देश की 55 विद्युत कंपनियों की रेटिंग में उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी को 48वां स्थान प्राप्त रहा। ठीक है, 38वां स्थान प्राप्त रहा है दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी को, 37वां स्थान उत्तर बिहार। ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी एवं दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी का स्थान 45वां एवं 47वां था। इस वर्ष दोनों कंपनियों को सी ग्रेड मिला, जबकि पिछले वर्ष इनको सी माइनस ग्रेड मिला था। डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग का 12वां संस्करण प्रकाशित किया गया है, जिसमें 55 वितरण कंपनियों में से 14 को A+ रेटिंग प्राप्त हुआ है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की राज्य कंपनियों को A+ ए श्रेणी मिला है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का व्यय। डिटेल में समझते हैं, चर्चा में क्यों है। देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने वाले बड़े राज्यों की सूची में बिहार का स्थान सर्वोपरि है। मुख्य बिंदु क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की अंकेक्षण ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने अपने जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कुल 2.17% उच्च शिक्षा के मद पर व्यय किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य उच्च शिक्षा पर व्यय करने के मामले में बिहार से पीछे हैं। बिहार सरकार ने ये खर्च नए सरकारी कॉलेजों की स्थापना, विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना में मजबूती, उच्च शिक्षा में शैक्षणिक असमानता दूर करने तथा नए संस्थानों के लिए जमीन मुहैया कराने में किया है। नेक्स्ट है श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज को एनबीए को मान्यता मिली है। चर्चा में क्यों है। देखिए, मधुबनी जिले का श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन ने संबद्धता प्राप्त करने वाला बिहार का प्रथम कॉलेज बन गया है। मुख्य बिंदु क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, मिथिला क्षेत्र में इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। एनबीए ने इस संस्थान की गुणात्मक क्षमता का आकलन करने के पश्चात ही इसको मान्यता प्रदान की है। ठीक है, बीएसडीएमए और इसरो प्राकृतिक आपदा के बेहतर पूर्वानुमान के लिए सहमत हुए हैं। चर्चा में क्यों है। देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के बेहतर पूर्वानुमानार्थ बीएसडीएमए एवं इसरो संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमत हुए हैं। मुख्य बिंदु डिटेल में समझते हैं। देखिए, बाढ़, भूकंप, आकाशीय बिजली, शीतलहर, गर्म लहर, हीट वेव जैसी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राज्यों को सटीक एवं बेहतर पूर्वानुमान प्राप्त हो सके, इसके लिए बीएसडीएम, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र बीएसडीएम के साथ आपदा प्रबंधन, शमन तथा पूर्वानुमान के क्षेत्रों में मिलकर संयुक्त रूप से काम करेगा। इसरो बिहार की नदियों की
प्रकृति का अध्ययन कर उनमें बाढ़ आने की संभावनाओं का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। साथ ही अन्य प्राकृतिक आपदाओं की भी भविष्यवाणी करेगा और इस कार्य में वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, मशीन लर्निंग जैसी आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली की मदद भी करेगा। ठीक है, मदद लेगा। नेक्स्ट है BRABU मुजफ्फरपुर में मछलियों का DNA परीक्षण चर्चा में क्यों है। देखिए, राज्य में पहली बार BRABU मुजफ्फरपुर में मछलियों का DNA परीक्षण किया गया है। मुख्य बिंदु क्या है। BRABU के प्राणी विज्ञान विभाग में PCR मशीन लाई गई है। इसी मशीन की मदद से मछलियों के DNA की संरचना निर्धारित की गई है। बिहार राज्य में एकमात्र BRAU में ही MSc फिश एंड फिशरीज की पढ़ाई होगी। ठीक, पढ़ाई होती हैं। पटना कलम क्या है, चर्चा में क्यों है। देखिए, 26 मई 2024 को पटना में एक सप्ताह का पटना कलम चित्र शैली प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य बिंदु क्या है, डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। देखिए, इस कार्यक्रम का आयोजन इंटेक पटना चैप्टर एवं योर हेरिटेज के तत्वाधान में किया गया। इस कार्यक्रम में मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से मुर्शिदाबाद होते हुए पटना तक पहुंची इस शैली के उत्थान एवं पतन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। इस शैली का विकास 18वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के आरंभ तक पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। इस पर मुगल शाही शैली, ब्रिटिश कला तथा स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव रहा। इस शैली में बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण होता है तथा इसके द्वारा परंपरागत भारतीय शैली की अभिव्यक्ति होती है। इसके चित्रों में सामान्य रूप से लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती हुई औरत, लोहार, पालकी उठाए हुए कहार, खेत जोतता हुआ किसान आदि के चित्र बनाए जाते हैं। कागज के अतिरिक्त कुछ चित्र चमड़ा, धातु तथा शीशे पर भी उकेरे गए हैं। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। ललित कला अकादमी और लोक कला परिषद के द्वारा इसे संरक्षण दिया जा रहा है। 2010 में पटना कलम आधारित कैलेंडर जारी किया गया। बिहार की विरासत पटना कलम पुस्तक का विमोचन किया गया। पटना म्यूजियम तथा खुदाबख्श पुस्तकालय में सुरक्षित एवं संग्रहित हैं। विक्टोरिया पैलेस कोलकाता तथा विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित हैं। नेक्स्ट है जलीय जीव स्वास्थ्य प्रयोगशाला एवं आहार प्रयोगशाला चर्चा में क्यों है, देखते हैं। बिहार में जलीय जीव के परीक्षण एवं उपचार हेतु जलीय जीव स्वास्थ्य प्रयोगशाला खोली जाएगी। मुख्य बिंदु क्या है। ये संस्थाएं फिशरीज कॉलेज मुजफ्फरपुर एवं फिशरीज रिसर्च सेंटर ऑफ एनिमल फिशरीज रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में स्थापित की जाएगी। इन संस्थानों पर 9 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ठीक है, मछलियों के आहार की गुणवत्ता की जाँच हेतु एक आहार प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार से कालाजार उन्मूलन। देखिए, चर्चा में क्यों है। राज्य के सभी प्रखंडों से कालाजार का उन्मूलन हो चुका है। मुख्य बिंदु है कालाजार रोगियों की संख्या प्रति 10,000 व्यक्तियों पर एक रोगी से भी कम हो गई है। रांची में आयोजित राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की प्रशंसा की गई है। कालाजार के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्रभावित अंग हैं यकृत, प्लीहा, आंत और अस्थि मज्जा। भारत में कालाजार फैलाने वाले एकमात्र रोगवाहक मक्खी परजीवी है फ्लैबोटामस अर्जेटाइप्स। ठीक है, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे बालू मक्खी या सैंड फ्लाई मक्खी कहा जाता है। आगे देखते हैं बिहार मौसम सेवा केंद्र। मुख्य बिंदु क्या है। देखिए, हाल ही में बिहार मौसम पूर्वानुमान सेवा 5 भारतीय राज्यों के लिए गहन रुचि का केंद्र बन चुकी हैं। ये 5 राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एवं तमिलनाडु, जो बिहार मौसम सेवा मॉडल को अपनाने के इच्छुक हैं। इस संबंध में तमिलनाडु की टीम ने बिहार मौसम सेवा केंद्र का दौरा किया है। मुजफ्फरपुर के कांटी बांद्रा संयंत्र में प्रयुक्त होगी इजरायली प्रौद्योगिकी। चर्चा में क्यों है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर के कांटी बांद्रा में स्थापित किए जाने वाले संयंत्र में लीची के लालपन एवं मिठास को संवर्धित करने के लिए इजरायली प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाया जाएगा। मुख्य बिंदु है इजरायली प्रौद्योगिकी की मदद से किसान प्रति 2 क्विंटल लीची को 100 रुपये की लागत पर ऊंचे तापमान पर भी लीची की ताजगी एवं मिठास को बनाए रख सकेंगे। ठीक है, इस प्रौद्योगिकी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य रसायन प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके लिए मुजफ्फरपुर के कांटी बांद्रा में संयंत्रों का स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। बांका में बिहार का सर्वाधिक विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र। चर्चा में क्यों है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के बांका जिले में स्थापित किया जा रहा है। बिहार में चालू हुआ सबसे बड़ा
सोलर प्लांट, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में था। मुख्य बिंदु डिटेल में समझते हैं। इस परियोजना से बिहार को 50 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त होगी और इस प्रकार बिहार की कुल सौर क्षमता 181.1 मेगावाट हो जाएगी, ठीक है। बांका में इस सौर इकाई की स्थापना का दायित्व अवादा समूह का है। यह परियोजना राज्य द्वारा अपने हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो को संवर्धित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बिहार के लक्ष्य वर्ष 2040 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायक होगा, ठीक है। कांवर झील की क्यों चर्चा में है, डिटेल में समझते हैं। बिहार का प्रथम रामसर साइट कांवर झील अस्तित्व संबंधी संकट का सामना कर रहा है, ठीक है। मुख्य बिंदु है पर्यावरणीय निम्नीकरण एवं उपेक्षा के परिणाम स्वरूप यह झील अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गई है, जिससे इसके दीर्घकालिक अस्तित्व तथा इसके वैविध्यपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है। इस झील में गंडक, बिया तथा करेह नदियों के संगम का जल आता है। वर्ष 2020 में इस झील को संरक्षित रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है सुशील कुमार मोदी चर्चा में क्यों है। देखिए, बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कुछ समय पूर्व निधन हो गया। मुख्य बिंदु है सुशील मोदी ने 2005 से 13 तक और फिर 2017 से 20 के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, ठीक है। जीएसटी पारित कराने में भी इनकी सक्रिय भूमिका सर्वविदित है। अतिरिक्त जानकारी डिटेल में समझते हैं। ये वर्तमान बिहार के राज्यसभा सदस्य थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवक सदस्य रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन सदस्य रहे। उन्हें जुलाई 2011 में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्ति समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने थे। 73 की बात है, ठीक है। उन्होंने 1974 के प्रसिद्ध बिहार छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ये पटना सेंट्रल विधानसभा से सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे 2004 में भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा के सदस्य बने। बिहार के प्रथम पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला चर्चा में की है। देखिए, बिहार के प्रथम पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला का निर्माण पटना संग्रहालय में किया गया, ठीक है। मुख्य बिंदु की बात करें तो इस प्रयोगशाला का निर्माण पटना संग्रहालय एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत किया गया है। इस परियोजना पर लगभग 15 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। कागज, कैनवास, वस्त्र आदि पर की गई चित्रकारी एवं पांडुलिपियों के डॉक्यूमेंटेशन का कार्यभार के साथ पुरावशेषों के संरक्षण का शुभारंभ हो गया है। भारत का प्रथम डिजिटल भिखारी मुख्य बिंदु है। देखिए, बिहार एवं देश के प्रथम डिजिटल भिखारी राजू पटेल का निधन हो गया है। ये प्रथम डिजिटल भिखारी थे, ठीक है। राजू पटेल बिहार के बेतिया जिले का निवासी था और डिजिटल भिखारी के नाम से विख्यात था। इंडिया स्किल 2023-24 चर्चा में क्यों है, डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रीय कौशल चैंपियनशिप भारत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए बिहार से 39 कौशल युक्त व्यक्ति शामिल हुए हैं। प्रमुख बिंदु की बात करें तो यह चैंपियनशिप दिल्ली, भुवनेश्वर, मणिपाल एवं गांधीनगर में आयोजित की गई। यह आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की मदद से संपन्न हुआ। इंडिया स्किल देश के युवाओं को पारंपरिक एवं नए उभरते हुए क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। विजयी प्रतियोगी फ्रांस के लियान में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बक्सर का चौसा थर्मल पावर प्लांट चर्चा में क्यों है। देखिए, बक्सर का चौसा थर्मल पावर प्लांट वर्ष 2024 के अंत तक व्यावसायिक विद्युत का उत्पादन करने लगेगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो इस पावर प्लांट से शुरुआती दौर में 660 मेगावाट की 2 यूनिटों को एक साथ शुरू की जाएगी। यह संयंत्र कुल 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। भविष्य में इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2000 मेगावाट करने की योजना है, ठीक है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स
मुख्य बिंदु की बात करें तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना ने अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार करते हुए 163वां स्थान प्राप्त किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की नवीनतम सूची में IIT पटना 800 से 1000 टीयर से निकालकर 600 से 800 टीयर में पहुंच गया है। यह इस संस्थान की वैश्विक स्तर पर निरंतर प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पुरस्कार की। पुरस्कार करेंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बिहार संबंधी ही पुरस्कार हैं। देखिए, म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 चर्चा में क्यों है। बिहार संग्रहालय के निदेशक अंजनी कुमार सिंह को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। मुख्य बिंदु की बात करें तो म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संग्रहालय परिदृश्य के भीतर विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और उन्होंने फिल्म संरक्षण में अग्रणी होने के साथ साथ संरक्षण प्रथाओं को आगे बढ़ाने, अभूतपूर्व अनुसंधान करने, नवीन प्रदर्शनियों का आयोजन करने, स्थिरता को बढ़ावा देने तथा सामुदायिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये पुरस्कार ध्यान रखिएगा। म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 बिहार संग्रहालय के निदेशक अंजनी कुमार सिंह को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, पंडित हीरालाल मिश्रा पुरस्कार चर्चा में किए हैं। देखिए, मदन मोहन शर्मा एवं सविता मिश्रा को पंडित हीरालाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम ध्यान रखना है, मदन मोहन शर्मा एवं सविता मिश्रा। मुख्य बिंदु देखिए, मदन मोहन शर्मा बिहार के वैशाली जिला के शास्त्रीय गायक हैं, जबकि सविता देवी उड़ीसी नृत्यांगना है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सविता मिश्रा का संबंध किस क्षेत्र से, तो ये है उड़ीसी नृत्यांगना, और ये मदन मोहन को ध्यान रखिएगा, गायक हैं, एक तरह से शास्त्रीय गायक। पंडित हीरालाल मिश्रा पुरस्कार त्रिवेणी कला केंद्र पटना द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे, आज ही रिवीजन करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।